अगर आप प्यार की पेचीदगी से है परेशान तो साहिबान कदरदान लेके आपकी समस्या का समाधान आए हैं हमारे आज के मेहमान। इस वक्त आप सुन रहे हैं अपनी रातों के हम सफ़र लव गुरु को। तो कहीं अगर मैं अपनी तारीफ़ कर सकूँ आपकी हाँ इजाज़त बिल्कुल से, तो थोड़े से जज्बाती किस्म के इंसान हैं। जी। तो जब आप जज्बाती होते हैं तो दूसरों के भी जज्बात समझ में आते हैं, और थोड़ा-सा जहाँ आपका ज़बान के ऊपर थोड़ी-सी पकड़ होती है, तो उन्हीं जज्बात को आप किस तरह से अल्फ़ाज़ में उतारते हैं। इस जबान के पीछे लखनऊ का हाथ कितना था? लखनऊ का हाथ, पैर, सर मेरे अंदर लखनऊ है। लव गुरु बन गए। लव, रिलेशनशिप्स, हर तरह की प्यार मोहब्बत रिश्तों के थोड़े से एक मरहम पट्टी करने वाले। उसने कॉल ये किया था कि जब भी मेरी माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ बेडरूम में बंद होती है, तो मुझे पता है क्या हो रहा है अंदर। अगर आप अकेले में रो रहे हैं, आप अकेले में परेशान हो रहे हैं, तो उस बंदे पर असर नहीं पड़ रहा है जिसको आप समझते हैं कि आप प्यार करते हैं, लेकिन उसको आपसे कोई लगाव नहीं है। इतना इश्क का आपका एक्सपीरियंस था या नहीं था जितना आप लोगों को ज्ञान दे देते थे? मेरा मानना ये बहुत सारे ये होता है कि आप बहुत सारी नाव में अगर पैर रखेंगे तो फाइनली तो आप हाँ डूब ही जाएँगे। जी। बट हाउ यू जगल योर टाइम। अगर आपने स्टंट किया या कोई भी गाने का शो है, आपने गाया, लोगों ने तालियाँ बजा दी, अच्छा जजेस ने आपको मार्क्स दे दिए, ख़त्म। लेकिन अगर बीच में आप उसके बाद आप ये रोए कि ये गाना मैंने तब गाया था जब मेरा दोस्त बिछड़ा हाँ, था, ओके, पर जब जजेस कभी आपस में लड़ जाते हैं ये वाली स्क्रिप्ट भी तो लिखी वो जाती भी होगी, लिखा जाता है ना? कि वो आज भी लिखा आप है। मुझसे लड़िएगा तो आप कल्चर की बात करिएगा कि भारतीय संस्कृति में साहब तो आप ऐसा नहीं भी होता। वही नाव में सवार हैं तो आपने भी करा है। नितिन, आज तक जी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं। जी। ये सवाल मुझसे पहली बार किसी ने पूछा है। इट वाज़ कंप्लीटली आई मी माई सेल्फ काइंड ऑफ अ शो। देयर इज़ नो पॉइंट रिग्रेट, बट येस एक मलाल तो दिल में रहता है। हेलो एंड वेलकम टू लेफ्ट राइट एंड सेंटर। आज जो हमारे मेहमान हैं उनको उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले मुझे लगा कि उनके बारे में मैं कैसे बताऊं और क्या बताऊं, तो मुझे लगा कि जैसे मेले में आवाज लगाई जाती है कि दिल टूट जाता है, कोई रूठ जाता है, अगर आपके प्यार का नहीं है कोई कदरदान, अगर आप प्यार की पेचीदगी से है परेशान तो साहिबान कदरदान लेके आपकी समस्या का समाधान आए हैं हमारे आज के मेहमान जुनैद आलम। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए कि आपको, आप डॉक्टर भी हैं, आप जुनैद आलम हैं, आपको दिल का आलम कहा जाए, दिल का डॉक्टर कहा जाए, या डॉक्टर जुनैद आलम कहा जाए, या सिर्फ लव गुरु कहा जाए? सिर्फ जुनैद से अगर मुखातिब होंगे तो वो भी ठीक है, जी और बाकी जो एस्पेक्ट्स है पर्सनैलिटी के वो तो हम लोग खेलते रहते हैं ज़िंदगी में, जी। इधर उधर जगलिंग होती रहती है। पर दोस्त के लिए जुनैद काफी है। जुनैद काफ़ी है। तो जुनैद, बात शुरू करते हैं कि आप लव गुरु की आइडेंटिटी रिवील हुई जब पहली बार, तो पता लगा कि आप निकले पीछे से, जी। क्योंकि लोग कोई जानते नहीं थे कि लव गुरु कौन है। पहले लव गुरु आप रेडियो की दुनिया में आपने शुरुआत की। ये जब आप लव गुरु बने और आप पेशे से डॉक्टर हैं, तो आप रेडियो में कैसे आए और लव गुरु की कहानी शुरू कैसे हुई? थोड़ी सी लंबी कहानी है, जी। मैं वक्त चाहूँगा। रेडियो तो बरसों से है अपने यहाँ, लेकिन एफएम जो ब्रॉडकास्ट था वो 1993 में के आसपास शुरू हुआ था। तो हमारे टाइम्स टाइम्स एफएम टाइम्स जिस वक्त एफएम। था, तो हमारी जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी। डॉक्टरी कर रहे थे, माँ बाप ने बोला डॉक्टर बन जाओ, तो फिर एंट्रेंस टेस्ट दिया, इत्तेफाक से मुंबई में आके एडमिशन हो गया। लेकिन वो एक कीड़ा जिसको कहते हैं, वो था कि भाई कुछ और करना है। इनफैक्ट जिस दिन मेरा मेडिकल का रिज़ल्ट आया था एंट्रेंस का, उस दिन ही मुझे भातखंडे संगीत महाविद्यालय में वोकल ट्रेनिंग के लिए मेरे ऑडिशन का भी कॉल था, लखनऊ में। लखनऊ में। जी। तो वो एक था कि सिंगर बनना है या डॉक्टर बनना है, पेरेंट्स ने बोला कि डॉक्टर बन जाओ, तो फिर यहाँ आ गए। लेकिन वो क्योंकि कीड़ा था तो हाथ पैर थोड़े बहुत मार रहे थे, और उस वक्त एफएम नया-नया शुरू हुआ था, और यहाँ मुंबई में एक हिंदी आरजे की ज़रूरत थी कि पहुँच गए हम ऐसे ही। कुछ उस तरह ना आरजे के स्कूल्स होते थे, ना बहुत सारे ऑडिशन होते थे, तो बैंड्रा में ऐसे ही टहल रहे थे, और पता चला कि यहाँ पर टाइम्स एफएम का स्टूडियो है। पहुँच गए, उनसे कहा भाई आवाज़ सुन लो, उन्होंने सुन ली। अगले दिन उन्होंने कहा आपका पहला शो 2 दिन के बाद है, क्योंकि थोड़ा-सा लखनवी ज़बान, थोड़ी-सी आवाज़ उसका कहीं न कहीं खेल था। तो वहाँ से रेडियो की जर्नी शुरू हुई। लव गुरु उसके कई सालों के बाद, बाद ऑलमोस्ट 10 इयर्स के 10 बाद इयर्स के आया। बाद, हाँ। तो वो भी ऐसा हुआ कि हम लोग बस ऐसे ही सोच रहे थे कि क्या कुछ नया करें। जनरली इनोवेशन चाहिए होता है प्रोग्रामिंग में। तो
रिसाले आते थे उस ज़माने में, रिसाले दैट मीन्स मैगज़ीन्स, बहुत सारे लोग तो अब वो ना वो लव सुन हाँ, पाते हैं ना मैगज़ीन्स हाँ। पढ़ी जाती हैं आजकल के डिजिटल एज में। तो उसमें एक कॉलम होता था जहाँ पर सेक्सुअल इश्यूज़ को सॉल्व करते थे हाँ, फेमिना में एक्सपर्ट, होम ट्रूथ्स आते थे तो बहुत सारे। बाकी कहते थे कि महिलाओं की किताब है लेकिन सारे पुरुष पढ़ते थे हाँ, हाँ, पढ़ के। गृह शोभा हो, ग्रह शोभा, सत्य हाँ। कथा हो, सरिता हो, हुँ। ये जो रिसाले होते थे तो उसमें इस तरह के कॉलम्स होते थे। तो हमने सोचा कि आई यूज्ड टू डू नॉर्मल शोज़। तो एक ख़्याल आया कि भाई इस तरह का कुछ करते हैं, रेडियो पे कभी भी कोई सेक्स एजुकेशन या सेक्स काउंसलिंग वाला शो नहीं हुआ है। एंड इट वाज़ समथिंग रेवोल्यूशनरी, कभी भी रेडियो पर इस तरह से काउंसलिंग वगैरह का था ही नहीं। तो ये हुआ कि चलो एक स्क्रैच बनाया जाए, तो हमने एक स्क्रैच बनाया जो हमारे उस टाइम स्टेशन हेड थे, इन फर्स्ट शॉट ही लव्ड इट, बट एक रिस्क था बिकॉज इट वाज ऑन सेक्स एजुकेशन। तो ये था सेक्स काउंसलिंग एंड पीपल कुड कॉल अप, पीपल कुड से एनीथिंग, जिस भी तरह की उनकी उनकी प्रॉब्लम्स थी, और थोड़ा हमारा मेडिकल बैकग्राउंड जो नॉलेज थी वो काम आई, थोड़ा सा ज़बान काम आई, और पर थोड़ा सा। इसमें ज़्यादातर जो जो मेरी मेमोरी मुझे सर्व करती है कि हाँ, हो सकता है कि आप जिस तरह आपने इसको डिफाइन किया कि भाई सेक्स काउंसलिंग या सेक्स, इट वाज़ मोर मोर ऑन द इमोशनल साइड I'm एक्चुअली। telling, I'm हाँ, coming to that. या So the first 3 months of the show was only sex counseling, हाँ, and then people started connecting, क्योंकि वो लव गुरु जिस तरह से वो बोलता था, जिस तरह से वो लोगों से कनेक्ट होता था, तो वहाँ पर फिर वो लव रिलेशनशिप्स हर तरह की फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, एंड इट बिकेम अ वाइडर प्रोग्राम एज इन इट्स कंटेंट। इनिशियली शो स्टार्ट हुआ था सेक्सुअल काउंसलिंग के लिए, फिर बाद में लव गुरु बन गए, लव रिलेशनशिप्स, हर तरह की प्यार मोहब्बत रिश्तों के थोड़े से एक मरहम पट्टी करने वाले। तो ये जो कॉन्सेप्ट था और जो जितना उस ज़माने में सभी लोग सुनते थे लव जी, गुरु और काफ़ी पॉपुलर जी, शो था, रात में आता था। लेट नाइट। हाँ, तो जब तक सेक्सुअल था तो समझ में आता था कि लेट नाइट कंटेंट है, बट देन ऑब्वियसली इट स्टार्टेड रिपीटिंग इन द एंड लव गुरु बिकेम पॉपुलर कि हाँ, और फिर बाकी रेडियो चैनल्स ने भी वो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली। उठाया और उसको जी, उसको कुछ करने की कोशिश की, कॉपी करने की। लेकिन आपकी आवाज़ थी एक, और आपकी आवाज़ में जो सही लफ्ज़ मुझे नहीं मिल रहा, पर जो सहानुभूति थी या जो सेंसिटिविटी थी कि भाई मैं आप क्या का दुख दर्द समझ रहा हूँ। जी, आपको कोई जानता नहीं था, जी, लेकिन लोग आपको फ़ोन करते थे कि यार ये आदमी हमारी बात सुनता है, और ये जब बोलता है तो हमें हमें यकीन होता है कि हमारी बात सुन के हमें जो भी बोलेगा। तो जो सवाल मैं करने जा रहा हूँ कि इतने लोगों का भरोसा हम्म, डे बाय डे बढ़ते जाना कि यार ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं अपने दोस्त से नहीं बात कर रहा या कर रही, और मैं रेडियो में एक अनजान आदमी को फ़ोन कर रही हूँ हम्म। या कर रहा हूँ, और उससे मशवरा ले रहा हूँ। तो ये भरोसा, भाई आप कोई प्रोफेशनल लव काउंसलर तो थे नहीं, जी, तो आपने आवाज़, आपने तो रेडियो की ट्रेनिंग भी नहीं की थी, सिर्फ़ वर्क एक्सपीरियंस था आपका। हम लोग के ज़माने में ट्रेनिंग नहीं होती थी, जी, बस हाँ। नेचुरली फ्लो जो में चले जो जाते टायर, थे। हाँ, तो ये वाली जो बात है कि भाई मैं मशवरा दे रहा हूँ और मैं मेरी बात से आप पे फ़र्क पड़ रहा है, कभी बोझा लगा कि यार ये बोझ है मेरे ऊपर कि अ, नॉट रियली, नॉट कभी भी रियली, नहीं लगा। हाँ, देखिए थोड़ा सा शो जब हम लोग ने शुरू में स्टार्ट किया था, मे बी उस वक्त एक कमर्शलाइज रेडियो कंटेंट वाला प्रोग्राम था, फिर बाद में जिस तरह से जो आप कह रहे हैं कि लोग जुड़ने लगे, उसका दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। एक तो ये था कि लवगुरु अनोनिमस था, कौन लवगुरु है ज़माने तक लोगों को पता नहीं था। इनफैक्ट 8 साल 7-8 साल जब मैं ऑन एयर था, किसी को नहीं पता था कि लवगुरु है कौन। लवगुरु से आप कुछ भी कह सकते थे, आप अनोनिमस रह सकते थे। अगर उस वक्त में हमने जो भी शोज़ वगैरह करे, उसमें कभी भी लिसनर की आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, सिर्फ उसकी समस्या जो आपकी भी हो सकती, मेरी हो सकती, पड़ोसी की भी हो सकती। सो वन द एनोनिमिटी, सेकंड वाज येस अ लिटिल कंपैशन, जो ये था कि हम रेडियो शो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा एक सीरियसनेस मुझ में भी था कि चाहे आपको सुनने में उस बंदी का इशू बहुत ही फ्रिवलस लगे, बहुत ही बचकाना लगे, लेकिन जिस तरह से जवाब दिया जाता था, जिस तरह से उसे रिसीव किया जाता था, उसको ये लगता था कि हाँ, उसकी प्रॉब्लम दुनिया में सबसे बड़ी, और ये एक दोस्त है जो जानता भी मुझे नहीं है, और जिस अंदाज़ में और जिस तरह से मुझे समझा रहा है, ये शायद मेरा अपना है या ये शायद मेरा करीबी है। एंड दैट वाज़ द रीज़न जहाँ पर कनेक्ट हुआ ऑडियंस का, तो भरोसा आया। भरोसा आया। तो जी। कोई एक आध कोई किस्सा अगर आपको याद हो, हुँ। जो कोई एक कॉल आया हो, जो थोड़ा-सा लीक से हट के रहा हो, वो ऐसा ना हो जैसे अभी मैं कुछ, जब आपसे बात करने की बात हुई तो मैं कुछ पुराने
कुछ ऑडियो सुन रहा था कुछ कॉल्स के कि किस तरह के कॉल्स आया करते थे। अब हमारी भी उम्र नहीं रहेगी रिसाले खोल खोल के पढ़ने वाली, तो वो देख रहे थे, तो उसमें एक आध कॉल ऐसी थी कि भाई मुझे इस लड़के से इश्क है, और वो लड़की रो रही है ऑब्वियसली फ़ोन पर, और वो कह रही है कि पर, और उसकी शादी उसके घर वाले कहीं और करा रहे हैं। तो जो लोग मिडिल क्लास फैमिलीज जो हिंदी फिल्म्स की डाइट पर बड़े होते हैं, उसमें ये केस उल्टा होता है कि लड़की की शादी जबरदस्ती कहीं और कराई जा रही होती है, और लड़का कह रहा होता है कि यार मतलब ये क्या बात हुई। यहाँ उल्टा था। और वो कह रही है कि वो लड़का मुझे कहता है कि देखो इरम, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो उसने अपना नाम तो बता दिया, हम्म, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, हम्म, और मुझे उस लड़की से भी बात करनी है जिससे मेरी शादी तय हुई है, और मैं शादी तो वहीं करने वाला हूँ, हम्म, और मैं क्या करूँ लक्करू, मुझे बताइए। अब ये तो वैसे तो बहुत ही बचकानी सी बात है, पर जब इस तरह के कॉल्स आते थे तो उस, एक बार होता है ना कि यार हर आदमी कुछ नहीं समझ में आता, चलो फोन कर दो लव गुरु को, हम्म। वो शुरू हुआ। पर फिर बीच में कुछ चीजें जो आदमी सोचता नहीं है कि हमारे समाज में ये भी हो सकता है या ये भी हो रहा है, ऐसे कुछ कॉल्स आए, कुछ अगर किस्से हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि उसके बारे में अगर हम बात करें तो। ऐसे तो बहुत सारे आए थे, अब काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन कुछ इश्यूज और कुछ सवाल ऐसे थे जो हमेशा जहन में रहते हैं। एंड ऐसा ही एक था, एंड वी टुक इट ऑन एयर। एक बड़े शहर से ही एक लड़की ने फ़ोन किया था, एंड उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसकी जो माँ है वो विडो है, एंड शी हैज़ अ बॉयफ्रेंड। एंड उसने कॉल ये किया था कि जब भी मेरी माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ बेडरूम में बंद होती है, तो मुझे पता है क्या हो रहा है अंदर। एंड शी इज़ अराउंड टीनेज और लेट टीन। तो उसकी जो ज़हनी कैफ़ियत थी उसने बताई थी कि मुझे कभी-कभार दिल चाहता है कि मैं अपनी माँ का गला घोट दूँ, कभी-कभार दिल चाहता है कि मैं खुद को मार लूँ, और कभी-कभार दिल चाहता है कि दोनों को आग लगा दूँ। क्योंकि मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सोच-सोच के कि जब वो रात में बेडरूम में बंद है, तो मैं कैसे अपने आप को हैंडल करूँ। एंड दिस वाज़ समथिंग व्हिच वाज़ सो टू पर्सनल टू हर, बट शी हैड नो आउटलेट। और उस वक़्त अभी तो शायद 10-15 साल के बाद थेरेपी एंड काउंसलिंग एंड काउंसलर्स और थेरेपिस्ट का बहुत चलन हो गया है। लेकिन उस वक़्त लोग इतने आउटस्पोकन नहीं थे, लोगों में रिसेप्शन नहीं था फॉर थेरेपी एंड काउंसलिंग। तो ये एक आउटलेट था मेरे शो का, जो ये कॉल आया था, और फिर उसको बाद में ऑब्वियसली एडवाइस भी किया। एंड लेटर ऑन एक थैंक यू नोट आया। देखिए क्या होता है कि रेडियो में आपका एक लिमिटेड वो रहता है, काउंसलर है, थेरेपिस्ट है, 1 घंटा 45 मिनट आप देंगे, यहाँ आपने 7-8 मिनट में उसको समझा दिया, और आप भी अज्यूम कर रहे हैं कि वो समझ गया पर इंसान, और दूसरे को भी लगता है कि यार हो गया है। लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ रिकरिंग थिंग। बट वो जो 5-7 मिनट में आप उसको कुछ समझा सकें, वो पॉइंट्स दे सकें, उससे अगर वो समझ ले। तो जैसे वो सवाल आया, जी। आप जो कह रहे हैं, तो उस लड़की को क्या समझाएंगे या क्या समझाया आपने? जो मैंने समझाया, मुझे क्लियरली याद हाँ। है, वो बालिग बच्ची थी, तो उसको पता है कि अंदर क्या हो रहा है। उसको खाली एक थॉट ये था कि ये मेरी माँ के साथ एक अनजान आदमी है जो मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप मर चुका है। ओके, सो दैट वाज़ हर थॉट प्रोसेस। लेकिन उसको जिस तरह से समझाया, उसको ये भी समझाया कि उसकी माँ भी अकेली है, उसको भी अपना हक़ है कंपेनियनशिप का, और जहाँ कंपेनियनशिप का हक़ है वहाँ पर अगर किसी से एक वेवलेंथ मैच होती है, दिल जुड़ते हैं, तो वहाँ इंटिमेसी भी आती है। सो ये एक बहुत ही प्राकृतिक, एक कुदरती प्रोसेस है। तो उसको अगर हम इमोशनली और थोड़ा-सा एजिटेट होकर सोचेंगे, तो वो हमारे ज़हन में मैग्नीफाई। सो आई पुट द बॉल इन हर कोर्ट, और उसको ये समझाने की कोशिश करी कि तुम्हारी माँ भी एक इंडिविजुअल है। अगर बड़े एक विडंबना उसकी ज़िंदगी में है कि वो विडो हो गई है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। खत्म हो उसका गया। मतलब ये नहीं कि उसके डिज़ायर्स ख़त्म हो गए हैं। In fact, she could be supportive to her mother कि okay, if you like this person, okay, and you are happy, I am there for you. So वो उसको कुछ इस तरह से समझाया कि उसको बाद में उसका एक रिटर्न मेल भी आया था कि नॉट फुली रिकवर्ड, बट आई कैन नाउ अंडरस्टैंड फ्रॉम माई मदर्स पर्सपेक्टिव, एंड दैट इज इट। मतलब वो आप काउंसलिंग सेशन मल्टीपल करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा। धीरे धीरे वो इंसान को समझ में आता है। यहाँ एक 5 मिनट के 6 मिनट के जवाब में आपने उसको थोड़ा बहुत भी अगर राहत दे दी ना, दैट वाज द पर्पस सॉल्व। तो जब आप ये लाइव कॉलिंग लेते थे और सब कुछ, मैं आपसे कहता कि मुझे हमेशा लगता था कि ये आदमी जो है, ये लाइव कॉल ले रहा है, और ये रेडियो जॉकी है, और ये इतनी बढ़िया काउंसलिंग कर ले रहा है, और ये कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, कम से कम ऐसा मुझे लगता कभी था। कभी स्क्रिप्टेड था ही नहीं। तो लाइव ही था। बिल्कुल। तो हर समस्या का समाधान पेश करेंगे हमारे मेहमान, जैसे मैंने शुरू में कहा जी। कि तो हर समस्या का समाधान कहाँ से निकाल लेते हो जुनैद आप?
क्योंकि कई बार जैसे ये तो बड़ी गंभीर बात थी और नाइसली एक्सप्लेन टू दैट किड दैट गर्ल। अब कई बार कई चकल्लस टाइप के बकवास टाइप के सवाल भी आते होंगे, मतलब अगर आपको कुछ याद है तो कुछ ऐसे भी बहुत ही छिछोरे टाइप के भी प्रॉब्लम्स आती होंगी। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम याद है फिर वो उसका भी सोल्यूशन आप बताएं तो फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब सबसे कॉमन ये होता था जो वो हम लोग अपने टीनेज में भी देखे हैं और आज भी होता है कि भाई एक लड़की या लड़का मुझे पसंद आ गया, वो मुझे नहीं चाहता, अब मैं क्या करूं, मुझे तो उससे वन ऐसा साइडेड। प्यार हो गया है, वन साइडेड वन वे ट्रैफिक। तो उसमें वो अब कितनी बार आप वो प्रॉब्लम सुन भी चुके हैं, अलग अलग लोगों से सुन चुके हैं और आपके जहन में आता है यार ये फिर वही वाला सवाल आ गया। लेकिन जिस बंदे ने मुझे पूछा है या जिस लड़की ने मुझसे पूछा है, उसके लिए वो इस वक्त ज़िंदगी में उससे गहरी प्रॉब्लम कोई है नहीं, चाहे दुनिया कहीं बिखर रही हो उसके लिए कुछ नहीं है। अगर वर्ल्ड भी हो जाए तो भी उसके लिए ये है कि नहीं, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। सो उसको जिस तरह से अटेंशन देना है कि हाँ ये बहुत ही नॉर्मल इमोशन है, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, बट लव इज़ ऑलवेज व्हेन इट इज़ रेसिप्रोकेट। तो अगर दूसरी तरफ से आपको ना वो इमोशंस मिल रहे हैं, ना सपोर्ट मिल रहा है, ना वो भावनाओं का, आपकी भावनाओं की कदर हो रही है, सो इट्स समथिंग विच इज़ डेफिनेटली फ्रॉम योर एंड ओनली, एंड इफ दैट पर्सन डज नॉट लव यू बैक, तो उसमें उसका भी कोई कसूर नहीं है, उसको आप नहीं पसंद आते हैं, नहीं पसंद आती। सो जितनी जल्दी ये चीज़ समझ ली जाएगी उतनी जल्दी हमारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। अदरवाइज़ आप जितना लंबा खींचेंगे, अगर आप अकेले में रो रहे हैं, आप अकेले में परेशान हो रहे हैं, तो उस बंदे पर असर नहीं पड़ रहा है जिसको आप समझते हैं कि आप प्यार करते हैं, लेकिन उसको आपसे कोई लगाव नहीं है। तो अगर आप इस तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, और इट्स द चॉइस ऑफ वर्ड्स यू यूज़, जिस तरह से आप उसको पर्सनली उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। दैट वाज़, आई गेस दैट वाज़ माय यूएसपी व्हेन एंड द शो केम। दैट वर्कड ऑलवेज। तो एंड ज़बान, जिस तरह से आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लगे कि आप उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं। हाँ, उसको उसकी खिल्ली नहीं उड़ा रहे हैं आप। तो इस जबान के पीछे लखनऊ का हाथ कितना था? लखनऊ का हाथ, पैर, सर मेरे अंदर लखनऊ अब है। ऑलमोस्ट 90 में हम बम्बई आए थे। हाँ। लेकिन अब इतने सालों के बाद भी लखनऊ वो रगों से नहीं ना, जाता है। ओके, तो आप अभी मेरे को तेरे को करके नहीं बोलते, आप बिल्कुल नहीं। है ना, नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट अगर कर। मेरे को तेरे को वाला आता है, हाँ, तो उससे भी बात कर लेते होता हैं। है। हम आप वाला आता है, तो उससे भी बात करें। अम्मा यार कैसे हो? तो हाँ, उससे भी बात। उससे वो जब रगों में घूमता रहता है लखनऊ, तो कहीं न कहीं उभर के आ जाता है, कोई जैसे लखनऊ वाला मिल जी, गया, जी, तो फिर उससे उसी तरह से जी। बातें होती हैं। और अगर कोई यहाँ पर अब इतने साल बम्बई में हो गए हैं, तो मराठी, गुजराती भी सीख ही ली है, तो जो मिलता है फिर उस हिसाब से ढल जाते लग हैं। जाता है। जी। जब आप ये शो कर रहे थे और जैसे मैंने कहा कि मैं हमेशा ये सोचता था कि भाई ये इंस्टेंट सॉल्यूशंस कहाँ से आते हैं? हुँ। तो ये हालाँकि बहुत क्लीशेड सवाल है पर पूछना बनता है, मेरा हक है कि मैं आपसे पूछूँ कि इतना इश्क का आपका एक्सपीरियंस था या नहीं था, जितना आप लोगों को ज्ञान दे देते थे? नहीं, एक्सपीरियंस और ज्ञान में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क ओके। था। एक्सपीरियंस छोटा-सा था, लेकिन ये होता है कि आप 1 घंटे का एक मास्टर क्लास करते हैं और आप फिर आप खुद को मास्टर समझ के आप टेड टॉक देने लगते हैं, आप बड़े-बड़े लेक्चर्स देने लगते हैं। 1 घंटे कहीं आपने कुछ समझ लिया। समझा। तो अगर आपने एक बार भी इश्क किया, तो उसका सारा रोलर कोस्टर जो आपका सफ़र होता है, ऊपर-नीचे, रोना-धोना, दिल टूटना, वो सब सीख जाते हैं। और थोड़ा-सा अगर आपका ज़हन थोड़ा-सा अदबी है, कुछ पढ़ा है, फ़िल्में ऐसी देखी हैं जिसमें सिर्फ़ सुपरफिशियली वो सिनेमा नहीं देखा, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी इमोशंस। तो कहीं अगर मैं अपनी तारीफ़ कर सकूँ आपकी हाँ, इजाज़त बिल्कुल। से, तो थोड़े से जज़्बाती किस्म के इंसान हैं। जी। तो जब आप जज़्बाती होते हैं तो दूसरों के भी जज़्बात समझ में आते हैं। और थोड़ा-सा जहाँ आपका ज़बान के ऊपर थोड़ी-सी पकड़ होती है, तो उन्हीं जज़्बात को आप किस तरह से अल्फ़ाज़ में उतारते हैं, तो फिर आप एक राइटर बन जाते हैं। और वो अल्फ़ाज़ अगर आप बोल रहे हैं, तो आप रेडियो जॉकी बन जाते हैं और इस तरह का का शो करने लगते हैं। तो इट्स अ प्रोसेस। बट ये जो आपने बोला कि भई ज़्यादा ठोकरें खाई या दिल बहुत हाँ, बार टूटा तो हाँ, सीखा, हाँ, 1-2 बार टूटने में भी सीख जाता सीख है जाता है इंसान। जी, आदमी। बिल्कुल। अच्छा, जब बात ठीक है, तो मैं मतलब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने बहुत सटली कह दिया कि 1-2 बार तो टूटा था। जी। अब इसके बाद फिर मैंने कहा कि अब क्या ही तोड़वाएँ, कहाँ बाकी बाकी टूटे दिलों का हम इलाज करते हैं। आप डॉक्टर बन चुके थे, जी, है ना? जब लव गुरु शुरू किया उस टाइम डॉक्टर बन डॉक्टर बन चुका था। चुके थे आप। तो ज़ाहिर-सी बात है कि पेशा मेन पेशा आपका मेडिकल प्रोफ़ेशन था, मैं बच्चों का डॉक्टर, चाइल्ड बच्चों के। हाँ, स्पेशलिस्ट। जी, अब आप दिन में कुछ घंटे बच्चों का फोड़ा-फुंसी से लेकर के सब चीज़ें जी। देख रहे हैं और वो एक सीरियस काम है, ज़ाहिर-सी बात है। मतलब आप ऑब्वियसली बच्चों के संग
सबसे अच्छी बात ये है कि जिस तरह का आपका व्यक्तित्व है, आपकी आपकी पर्सनैलिटी है, आप आई एम श्योर बच्चे भी कंफर्टेबल हो जाते होंगे और आसानी से चीज़ें हो जाती हैं। और रात में क्लिनिक से निकल के आप जब रेडियो स्टेशन जाते थे, जी। तो पर्सनल स्पेस कहाँ रहा? पर्सनल स्पेस उसके बीच में और उसके बाद इनफैक्ट मतलब ये कोई ऐसा बहुत ही कॉल नहीं आया कि मेरे पति जो है वो लव गुरु का काम करते हैं या मेरे नहीं जो किसी को बॉयफ्रेंड है वो लव गुरु का काम नहीं नहीं करते हैं मेरी बीवी और मुझे टाइम नहीं देते हैं? मेरी जो बीवी है वो भी डॉक्टर है, जी, तो उनको मेडिकल प्रोफेशन के सारी जो हाइज एंड लोज और इमरजेंसीज उसका पता था एंड शी हैज़ बीन वेरी अकोमोडेटिंग वे शी नोज दैट आई हैव अ पैशन फॉर ऑल दिस। तो एक लेयर मैं और ऐड करता हूँ, आपने डॉक्टर बता दिया, रेडियो जॉकी बता दिया, मैंने बहुत कुछ टेलीविज़न के लिए मैं लिखा भी हाँ, है। उस पे आऊँगा मैं। तो तो वो मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं सब अभी उस टाइम फेयर फैक्टर पे भी आऊँगा कि वो 3 एकदम एक अलग अलग ज़ोन है। हाँ, 3 तरह के मतलब 3 पैरेलल प्रोफ़ेशन जी, समझ लीजिए। जी, मेरा मानना ये बहुत सारे ये होता है कि आप बहुत सारी नाव में अगर पैर रखेंगे तो फाइनली तो आप हाँ, डूब ही जाएँगे। जी, बट इट्स हाउ यू जगल योर टाइम, ओके? आई हैव नेवर हैड कंप्लेंट्स फ्रॉम माय वाइफ or from my daughter that I have not given them enough time. It's all about how you pursue your passion और कहाँ पर आप लाइंस ड्रॉ करते हैं कि बस इसके आगे अब यहाँ से ये ख़त्म करो, ये शुरू करो। इट्स लाइक इट्स अ जगलिंग दैट यू हैव टू डू। और उसमें कहीं पर भी अब तक अगर आप कहते तो मैं अपनी बेगम को भी यहाँ लिया था और जी, मैं आप उनसे अकेले में भी पूछ सकते थे जी, कि कभी ऐसी शिकायत हुई, तो रहा नहीं। वो मैनेज करा बिकॉज़ एक जुनून होता है ना काम का, एक जुनून होता है जो आपको इट्स नॉट अबाउट जस्ट अर्निंग, इट्स समथिंग दैट गिव्स यू अ सैटिस्फैक्शन हियर। नहीं, तो टेकिंग इट फ्रॉम देयर होता क्या है कि जो भी आदमी क्रिएटिव होता है और वो एक कीड़ा है बेसिकली कि यार मैं वैसे तो मेडिकली हुँ, प्रोफेशनली मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल हुँ, हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मैं लेकिन मैं रेडियो पे काम करता हूँ, मैं कहानियाँ सुनता हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मैं हुँ, खुशी के लिए जाता हूँ, ऑब्वियसली मैं पैसे भी कमाता हूँगा, पर जो भी आदमी कुछ काम करता है उसको एंड ऑफ द डे खासकर जहाँ भी ये क्रिएटिविटी लफ्ज़ आ जाता है कि उसको पहचान चाहिए होती है। हुँ, उसको चाहिए होता है कि मेरा काम ताली ताली बजे, स्टेज पे मैंने कुछ किया तो ताली बजनी हुँ, चाहिए, ऑडियंस की आँखों में देखूँ या मैं फ़िल्म में काम कर रहा हूँ या मैं तो कुछ मेरे या आज जो सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करता है, थोड़ी-थोड़ी देर देखकर कितने लाइक आ गए, कितने वो आ गए। सो वैलिडेशन of me the person is what every artist requires, whereas Love Guru was anonymous. So Love Guru as a character was popular, but that for 7 years or 8 years, that at the time that you were Love Guru, people didn't know you were Love Guru. तो आप जब मिल रहे हैं लोगों से जी। और कोई लव गुरु की तारीफ कर रहा है, आप कह रहे हैं, यार ये तारीफ तो मेरे हक की है और मुझे नहीं मिल रही है, लव गुरु को मिल रही है। तो ये कैसे मैनेज किया और ये व्हाट वर योर इंटरनल फीलिंग कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब ये कर तो लिया, अच्छा भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से ही कोई तारीफ कर रहा है लव गुरु की। नितिन, आज तक जी, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं। जी, ये सवाल मुझसे पहली बार किसी ने पूछा है। देखिए, जब हमने शो पहले शुरू करा था उस टाइम एक खुशी इस बात की थी कि ये शो पॉपुलर हो रहा है। लेकिन येस, यू आर डॉट ऑन द पॉइंट कि एक आर्टिस्ट हो, परफॉर्मर हो, उसको वैलिडेशन चाहिए होता है, रिकग्निशन चाहिए होता है। इनफैक्ट जिस टाइम व्हेन आई क्विट द शो, उस टाइम ट्विटर भी नहीं शुरू हुआ था, सिर्फ फेसबुक था। कोई और सोशल मीडिया था ही नहीं। और कभी-कभार हाँ, अफ़सोस होता है कि लव गुरु एज़ अ कैरेक्टर फ़ेमस हुआ, लव गुरु अब भी लोग मिलते हैं कि वो शो सुनते थे। अब तो ख़ैर आइडेंटिटी जब रिवील होती है तो हम्म, अब वो नहीं रह गया, एनोनिमिटी नहीं है। हम्म, तो एक अफ़सोस ये रहता है कि यार ये शो को हमने बनाया, ओके? कॉन्सेप्ट वाज़ माइन, the entire selection of questions was mine, the answers were mine, or it was completely I me myself kind of a show. Okay, there was a platform that was broadcasting that show, but there was luckily there was no interference from anybody. That was the एक आज़ादी वहाँ स्टेशन में मिली हुई थी, बिकॉज उस शो का कनेक्ट ऐसा था जिसमें कोई और किसी और का इंटरफेरेंस काम आता ही आता भी नहीं। नहीं। ओके, हाँ, इनफैक्ट गाने भी कुछ हमारे ही पसंद के होते थे कि लोग फाइनली गाना सुनना चाहते हैं। तो वो वैलिडेशन अब ज़रा थोड़ा-सा अब व्हेन यू गो बैक तो ये होता है कि यार अगर उस वक़्त होते तो लव गुरु जो था वो अब बहुत बड़ा सेलेब होता। आजकल जो वो मापदंड है कि इंस्टा फॉलोअर्स कितने हैं और कितने हैं, लेकिन देयर इज़ नो पॉइंट रिग्रेट।
बट यस एक मलाल तो दिल में रहता है कि जो शो हमने अब शायद और लोग भी कर रहे हैं। और कभी बीच में सोचा, जैसे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, खड़ा हो गया शो, तो कभी सोचा कि यार अब लव गुरु की आइडेंटिटी रिवील कर दी वो जाए? एक चीज़ प्लान हुई थी, हाँ। समवेयर इट डिडंट वर्क आउट। तो ये हुआ था कि एक आइडेंटिटी रिवील का एक बड़ा सा कैंपेन एक हो। कैंपेन हो, बट बिफोर दैट थिंग्स डिडंट वर्क माय वे, सो बात नहीं हुई। नहीं बनी बात। पर वही हुआ कि उसमें कॉन्टेम्पलेशन होता रहा कि अनोनिमस रखें, अनोनिमिटी में मज़ा है और अनोनिमिटी से ही लोग ज़्यादा होते हैं। पर बाद में पता चला कि अगर नहीं भी होता तो भी लोग उस आवाज़, उस कंटेंट और उस काउंसलिंग से ज़्यादा मुतासिर हो रहे थे। शुरू में एक फ्लेवर था कि अनोनिमिटी का, बाद में अब तो कितने सारे, आप अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लीजिए, बहुत सारे लोग लव गुरु बने हुए हैं। हाँ, और वो जब, हाँ, इस पे मैं आता हूँ कि जब बाकी चैनल्स ने फिर इसको कॉपी करना शुरू किया, और ये ऑलमोस्ट 2-3 बड़े चैनल्स पे रात में कोई 10 बजे, कोई 11 बजे नाम बदल करके, द वुमेन डूइंग इट, द Yeah. फीमेल आरजेस वाज डूइंग इट, कि भाई शायद 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 लड़की की आवाज़ ज़्यादा हम्म। सुकून देगी और आदमी अपनी तकलीफ शेयर कर लेगा वगैरह वगैरह, और सब पे थोड़ा बहुत चला। बट जैसे वो कहते हैं कि इन द वर्ल्ड ऑफ कॉपी कैट्स हेयर्स इज ओरिजिनल, तो वो जब आप थे और ये शुरू हो गया था, जी। तो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मीडिया में, चैनल्स में, रेडियो में भी होता ही है कि यार ये अब हमारा शेयर ऑफ आवर पाई विल गो हियर। हम्म। तो उस तरह का कभी कोई डिस्कशन हुआ कि यार ये 4 सवाल तो हमारे पास आने चाहिए थे, ये तो मिर्ची पे चले गए? तो उसका भी मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि रैम रेटिंग होती थी हाँ। रेडियो की, जो एनालॉग होती थी उस ज़माने में, मतलब वो डायरी हाँ। सिस्टम होता था। हाँ। तो हाईएस्ट रिकॉल शो मतलब कौन सा? लव लब- गुरु। ओके, कौन सा चैनल? मिड। सो द नेम लव गुरु was highest recall. The show was on another channel. चैनल। So Love Guru remained there. Channels, लोगों को ये नहीं पता था कि कौन से चैनल पे सुन रहे हैं। हाँ। लोगों को ये नहीं पता था 5 चैनल्स हैं, किस पे सुन रहे हैं ये नहीं पता था। लेकिन Love Guru used to be the highest recall. मतलब that was told by one of the research people to me. वो usually तो हमेशा anonymous रहती हैं ये सारी जो readings होती थी। So that was the thing कि the तो वो अभी तक है thrill कि अभी was, भी थिंक ऑफ हाँ, एफएम रेडियो, थिंक ऑफ शोज, हाँ, यू से लव so गुरु thrill बिकॉज। हाँ। was that this name, this identity और the love guru per se across channel, चाहे वहाँ डॉक्टर लव हो मिर्ची पर या कोई और हो, इनफैक्ट एक और चैनल ने तो स्पूफ भी स्टार्ट किया था जो कॉमिक उसमें टेकन फ्रॉम दिस स्पूफ इज ऑब्वियसली फ्लैटरी। तो वो सब फाइनली ये होता था हाईएस्ट रिकॉल लव गुरु। सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज एक थोड़ा सेटिस्फैक्शन, एक खुशी होती थी। बट हाँ, औरों के आने से कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज जो सीरियसनेस विच आई थॉट आई हैड एंड इन द आंसर्स, इन द वे आई स्पोक, दैट वो चीज़ शायद फिर भी हावी रही और आज भी हावी रहेगी। अच्छा, एक और सवाल मैं आपकी जो कॉल्स आपने रिसीव की उस पर एक चीज़ मैं पूछता हूँ कि आज से जब ये शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट 20 साल पहले की बात है। 2003। 2000, जो 20 साल से ज़्यादा हो गया जी। है, राइट? उस ज़माने में द LGBTQ प्लस कम्युनिटी वाज नॉट वेरी ओपन अबाउट करेक्ट। बीइंग देमसेल्व्स, एटलीस्ट इन पब्लिक। तो जी। एक सामाजिक ढांचा वैसा था, इट वाज अ क्राइम अर्लियर, फिर सुप्रीम कोर्ट बाद में उसको डीक्रिमिनलाइज किया वगैरह वगैरह। तो उस कम्युनिटी से भी कभी कोई कॉल्स आए, और कोई ऐसा कॉल कोई आपको याद हो कि यार ये बात मेरे दिमाग में रह गई है, मुझे इसने मुझे इतना हिट किया, या इतनी प्यारी बात थी या इतनी बढ़िया बात थी? तो अगर कोई कॉल आपको याद आ रहा हो। कॉल एज सच तो नहीं याद है, हाँ। बट आई रिमेंबर पीपल फ्रॉम दिस कम्युनिटी, वो लोग कॉल्स भी करते थे, मेल्स भी करते थे। तो जब जवाब देना उस टाइम तक ये इतना लिबरल ज़माना भी नहीं नहीं था। था, और जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा कुछ, वो तो अभी आया है। जी। तो उसमें जब आप जवाब दे रहे थे तो जवाब देने के स्टाइल से कहीं पर भी, वहाँ पर भी हम प्यार मोहब्बत रिश्ते की बात कर रहे करते हैं, थे। और जवाब देते टाइम जेंडर का मेंशन नहीं हो रहा है। सो दैट वाज समथिंग व्हिच आई कैन टेक क्रेडिट, वेयर इट वाज हैंडल्ड सो डेफ्टली कि आप सुन भी ले रहे हैं, आपको सोल्यूशन भी मिल रहा है, और कहीं पर भी जो बहुत सारे लोग अफेंड होते थे उस ज़माने में या थोड़े से राइल्ड अप हो जाते थे, लोगों को पता ही नहीं चलता। इट वाज डन सो स्मूथली कि एक लड़का लड़की के रिश्ते की जैसे बात हो रही है, वो एक लड़के लड़के या लड़की लड़की के रिश्ते की बात हो रही है। तो इमोशंस रिमेन द सेम, इट्स द जेंडर दैट चेंजेस। सो द कनेक्ट और द सोल्यूशन वाज ऑन द इमोशन, ऑन द वेवलेंथ, ऑन जो आपके एक दूसरे के लिए जज्बात हैं। वहाँ पर मैं
obviously no sexual content was mentioned at that time. तो it was just a relationship. तो अभी currently एक लड़का लड़के में भी अगर मोहब्बत है तो वो जज्बात वही है, दिल टूटना वैसा है, केयर वैसी है, प्यार वैसा है, एक दूसरे का ख्याल रखना वैसा है, तो इट्स जस्ट द जेंडर दैट इज द सेम. सो वो ऐसा कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल डेफिनेटली नहीं हुआ, बट उसमें भी आप किस तरह से उसकी भी समस्या को But the community was trusting Love Guru to make a call and दे discuss वर it. दे वर नॉट इतने ज़्यादा नहीं थे कॉल्स, लेकिन आते थे कॉल्स. और मेल्स आते, जो लोग बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते थे वो अनोनिमस Anonymous मेल्स, mail. हाँ, हाँ. तो वो होते थे. तो फिर आप उनकी मेल को पढ़ के उनको जवाब देते थे. तो तो ऐसा आपकी anonymity की हम बात कर रहे थे, तो घर पे किस किस को पता था कि आप लव गुरु हैं? सबको सबको पता था. घर पे सबको और पता उनको ये पता था कि सबको नहीं बताना. हाँ, लेकिन मेरे पेशेंट्स को नहीं पता. हाँ. तो कई बार आते थे लोग जो आपकी आवाज़ थोड़ी सुनी सुनी सी लगती है, जबकि रेडियो पे थोड़ा सा मॉड्यूलेट करते हैं ऑब्वियसली, बट देन द बेस वॉइस रिमेन्स द सेम. तो वो बस खाली मुस्कुरा के टाल देते थे थोड़े. जब बाद में आइडेंटिटी रिवील हुई तो देन दे वर ऑल वेरी सरप्राइज्ड. बहुत फर्क उनको. अच्छा, अभी भी लोग आते हैं, हाँ, एक ज़माने में लव गुरु करते थे. But the family kept it to themselves, right? Yeah, family, obviously. There was, see, the anonymity was more for the station या marketing perspective से. अगर 4 लोगों को पता चल रहा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है. हाँ, वो उनमें से कोई फोन करने वाला भी नहीं है. कोई फोन करने वाला भी नहीं है. उसे पता लग जाएगा तो बिल्कुल ही नहीं हाँ, करेगा. बिल्कुल ही नहीं करेंगे. खैर, रेडियो आपने उसके बाद रेडियो रेगुलरली नहीं किया ही नहीं या छोड़ ही दिया? नहीं, एक चैनल और ज्वाइन किया था. जी. तो वहाँ पर भी शो करा, इसी तरह का करा, बट समवेयर टाइम्स, वक्त बदलता है तो लोगों की सेंसिबिलिटीज़ बदलती हैं. अब मेरा शो इकलौता शो ज़माने में था जिसमें 8 या 10 मिनट के लिए रेडियो जॉकी बोलता था. अब उसके बाद 30 या 40 सेकंड के रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, लिंक जो दो गानों के बीच में रेडियो जॉकी को बोलना है 30-40 सेकंड. मेरा शो इकलौता था जहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं थी, और अब लोग घंटे घंटे भर के पॉडकास्ट सुनते हैं. तो इट वाज काइंड ऑफ अ ट्रेंड सेटर एट दैट टाइम, बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इमोशंस, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट किसी के दिल की बात, जज्बात, रिश्तों की बात हो रही, तो 2 मिनट या एक मिनट में आप उससे तो समा ही बांधने में लग जाता है. आप कैसे उसको समझाएंगे. सो आई डिड वन शो ऑन वन ऑफ द चैनल समवेयर. वो वहाँ पर सेंसिबिलिटीज़ माइंड नहीं, वो मैच नहीं कर रही थी, तो इट डिडंट वर्क. And then TV writing was also टीवी राइटिंग वाज गोइंग ऑन always सिंस देन, रेडियो के टाइम से साथ में चल रहा था. तो एक आदमी जो जज्बाती है और एक तरह अब जो हम एक पिछले इंटरव्यू में भी मैं बात कर रहा था कि जनरली खासकर इस शहर में मुंबई में लोगों को स्लॉट कर दिया जाता है जी. कि आपकी पहचान ये है, आप ऐसा काम. यार ये बड़े रोमांटिक गाने लिखता है तो इससे इसी से लिखवाएंगे रोमांटिक गाने, दूसरा नहीं लिख सकता है ना. या ये विलन है या ये कॉमेडियन है तो ये यही करेगा. उसमें जब आप निकले और आपने राइटिंग मतलब में जो वेरिएशन है कि ये भी लिख सकते हैं और रियलिटी शो भी कर सकते हैं और यू नो और रेडियो पे मैं एक तरह का काम कर ही रहा हूँ. डिड इट एवर अफेक्ट यू कि यार मैं ये कर रहा हूँ इसकी वजह से मुझे दूसरा काम नहीं मिला, या ये कर रहा हूँ इसकी वजह से ये काम करने में कोई बाधा आई या कोई तकलीफ आई? थोड़ा सा यस. जो मेरा पहला पॉपुलर सोप था जो मैंने लिखा था वो था संजीवनी, जो सिनेविस्टा का स्टार प्लस पे आता था. दैट वाज द फर्स्ट 40 एपिसोड्स वर रिटन बाय मी. एंड उसके साथ में मेरे साथ में एक और मेरा दोस्त है, वो भी कानपुर लखनऊ से है. तो हम लोग साथ में, तो हमें शुरू में इसलिए बुलाया गया था कि they wanted to make a very authentic medical show. You had the medical background also. I had the medical background. तो जिसमें ये नहीं हो कि नब्ज देख के बता दें कि आप प्रेग्नेंट हैं. तो it was एकदम फिल्मी नहीं. They wanted to make a genuine one. तो मेरे दोस्त को पता था कि भाई ये तो लिखता भी है. तो initially I was supposed to be just the medical specialist advisor. But then I started writing dialogue, screenplay, story, everything. And those अभी भी जो लोग उस शो को अभी तक पॉपुलर, संजीवनी वाज पॉपुलर इवन इट्स, उसके और 3 क्लोन्स भी आए. तो सेकंड क्लोन के लिए भी मुझे बुलाया गया था जो सोनी पे आया था, दिल मिल गए. हाँ. तो ये था कि उसकी वजह से ये हुआ कि यार ये सिर्फ मेडिकल वाला ही लिख सकता है. तो फिर हमने कॉमेडी भी लिखा है, हमने ट्रेंडी वाले भी लिखे, और फिर बाद में अवार्ड शोज लिखे, और फिल्म अवार्ड शोज की स्क्रिप्ट्स, एंड फिर रियलिटी. तो हर तरह के लिखने के लिए देखिए, एक चीज़ होती है अपने लिए लिखना, एक होता है मीटर डाउन करके आप लिखते रहे.
तो somewhere you learn the skill and the art and the craft when you are working in that industry. Events industry की writing अलग है, रियलिटी नॉन शो की फिक्शन अलग रियलिटी शोज की अलग है, फिक्शन की तो बिल्कुल ही अलग है. तो धीरे धीरे शायद आई वोंट से आई एम अ फास्ट लर्नर बट आई एम इंट्रीग्ड बाय अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इट. तो आई ट्राई एंड पिक अप, किसी से पूछा जो उससे सीखने की कोशिश, चाहे हमसे छोटा भी है उम्र में, लेकिन वो अगर हमको बताए कि भाई ये पंच लाइन ज़्यादा बेटर काम करेगी तो आप ये यूज़ करिए, तो वी अब डू दैट. इसमें मैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि भाई रियलिटी शो की राइटिंग अलग है. अब जो आदमी लखनऊ में बैठ के रियलिटी शो देख रहा है वो ये मान के चल रहा है कि सब रियल है, ठीक है, सारा इंटरेक्शन भी रियल है. और मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि वन ऑफ द अर्लीस्ट टैलेंट शो, जिसको हम रियलिटी शो, तब रियलिटी शो लफ्ज नहीं यूज होता था, वो एक टैलेंट शो बोलते थे. उसमें टैलेंट आके परफॉर्म करता था, बच्चे कुछ ना कुछ परफॉर्म करते थे, जजेस होते थे और फिर वो एक विनर भी होता था और उनसे इंटरेक्शन होता था. जज सवाल पूछ रहा है, सेलिब्रिटी जज आता था. तो हम लोग वो लिखते थे, तो सवाल जवाब भी स्क्रिप्टेड होते थे कि आपने ये परफॉर्म किया, उसके बाद जो वहाँ पे गेस्ट बैठा है, सेलिब्रिटी गेस्ट, वो आपसे एक सवाल पूछेगा और आप ये जवाब देंगे और आप यही जवाब देंगे कि मेरे पापा का सपना था कि मैं बड़ा होकर ये करूँ और आज मुझे आपके सामने करने को मौका मिला है. तो हम लोग हंसते भी थे, पर वही था कि भाई मीटर डाउन है, कि करना है जी. तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, वो होस्ट थी, तो वो 50 एपिसोड कर चुकी थी, लेकिन फिर वो अगर वहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर पे ब्रेक का लिंक नहीं लिखा है कि अब मिलेंगे, तो रुक जाती थी. फिर लिखा ही नहीं है, वहाँ लिखा है ब्रेक लिंक, तो मैं कैसे बोलूँ, मतलब क्या क्या बोलना क्या है. तो रियलिटी शो कितना रियल होता है, अब मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि रियलिटी शो की राइटिंग का क्या मतलब है, कि रियलिटी शो तो रियल होता है. रियलिटी शो के कई सारे एस्पेक्ट होते हैं. तो ज़्यादातर जो जैसे परफॉर्मेंसेस होते हैं वो तो रियल ही है. ओके, जो इंटरैक्शन है उसको अगर आप एकदम ही ऑर्गेनिक होने देंगे तो वो टेलीविजन में इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है. वो लोग आप जैसे आई रोट ड्रामा. फियर फैक्टर. हाँ. ओके, तो फियर फैक्टर में ईच एंड एवरी स्टंट वाज जेन्युइन. मतलब जो जो लोगों ने करा वो सब कुछ जेन्युइन होता था. उसमें चोटें भी लगी, लोग जख्मी भी हुए, डरे भी, तो सब कुछ हुआ. एक्शन पार्ट इज एक्शन जेन्युइन. इज जेन्युइन, एब्सोल्युटली ट्रू. जेन्युइन. उसमें जरा सा भी हाँ. उसके बीच में कहीं हंसी मजाक हो रहा है, कहीं एक पार्टिसिपेंट को बहुत ज्यादा डांट पड़ रही है, या थोड़ा दो में झगड़े करवा लिए, तो तो वो जो वो झगड़े हैं वो स्क्रिप्टेड है ना. वो रहते वो हाँ, वो करना पड़ता हाँ. है. इट्स शोबिज. अगर आपने स्टंट किया, या कोई भी गाने का शो है, आपने गाया, लोगों ने तालियां बजा दी, अच्छा जजेस ने आपको मार्क्स दे दिए, खत्म. लेकिन अगर बीच में आप उसके बाद आप ये रोए कि ये गाना मैंने तब गाया था जब मेरा दोस्त बिछड़ा हाँ. था. ओके, पर जब जजेस कभी आपस में लड़ जाते हैं, ये वाली स्क्रिप्ट भी तो लिखी वो जाती भी होगी, लिखा जाता है ना, कि आज वो आप मुझसे लड़िएगा तो आप कल्चर की बात करिएगा कि भारतीय संस्कृति में साहब तो ऐसा आप नहीं भी होता. वही नाव में सवार हैं तो आपने भी करा है. तो वो तो एक जमाने में जब ये शुरू हुआ था, जी. लॉट ऑफ सिंगिंग शोज, वो जजेस के बीच में जो भी झगड़े होते जी. थे जी. तो वो होते थे. वो उसके कुछ, बाद बैठ के साथ में दे विल हैव अ ड्रिंक हाँ टुगेदर, है हाँ, ना. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, हाँ, देखिए मुझे पता है, आपको पता है, जी. लेकिन हमारे सुनने वालों को भी पता तो होना हमको वो चाहिए. भ्रम बनाए रखना है एक्चुअली, कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व इसलिए होते हैं. गाने तो उन्होंने कई बार सुने हुए हैं, गाने सुन लिए, एक ओखड़ा एक अंतरा सुना, लेकिन दे वेट फॉर दैट ड्रामा. रियलिटी हाँ, फैक्टर, दे हाँ. वेट फॉर दैट ड्रामा कि इसमें क्या नया है, ये कब रोएगा, कब हंसेगा, ये कब फिसलेगा. ओके, ये जज इससे आर्ग्यू करके फिर खड़े होके भाग जाएंगे, वो चले जाएंगे, वॉकआउट कर जाएंगे. तो वो और सब दो लोग तारीफ करोगे, एक जज खड़े होकर कहेगी कि नहीं नहीं, नहीं ये नहीं, तो बिल्कुल कितना ही कैसे, बकवास है, हाँ, कैसे कर ऐसे आप सकते हैं. कैसे कर सकते हैं. तो जब तक ये नहीं होगा तो फिर बहुत ही ड्रैब सा शो बनेगा, मजा नहीं आएगा. शो बिज है, थोड़ा सा तो चुटकी तमाशा ही है. हाँ. नमक मसाला नमक थोड़ा सर. सा अगर डालेंगे नहीं तो और फिर भ्रम तो आपने लव गुरु के टाइम से बना के रखा था कि भ्रम लव गुरु है कौन. लव गुरु है कौन, वो एक एक रहस्य था. रहस्य था. जी. इस रहस्य को हमने सुलझा लिया है और अब आगे बढ़ते हुए ये बताइए कि जो फिलहाल रेडियो है, और रेडियो बहुत दुनिया बदली है, बहुत चीज़ें बदली हैं, बात करने का लहजा बदला है. अ, आप किसी से तमीज़ से बात करिए तो वो थोड़ा सा चकित हो जाता है कि यार, अच्छा आप कह के बैठिए, आइए जाइए, इस तरह से बात कर रहे हैं, कैसे, कौन कौन बोलता है ऐसे. इस बदलते दौर में, क्योंकि मैं रेडियो पे वापस तो टेलीविजन डिजिटल मीडिया अब तो हाथ से बहुत पहले ही निकल गया था. जी जी. रेडियो अभी भी लोग सुनते हैं, बहुत कम. गाड़ी चलाते हुए ही सुनते हैं. घर में बैठ के तो शायद ही कोई सुनता होगा, पर जो गाड़ी चलाते हुए सुनते हैं और जो पीक आवर्स होते हैं उसमें तो रेडियो जॉकी को सुनने का समय ही नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त तो एड चल रहे होते हैं. एक गाने और दूसरे गाने के बीच में 5 गाने के बराबर
एड्स चल रहे Ads होते हैं। हैं। और अगर आरजे आता भी है तो वो किसी चीज को प्रमोट कर रहा होता है कि आपने ये वाला लिया कि नहीं, प्रेशर कुकर, चैनल चेंज हो जाता है चैनल थोड़ा। चेंज हो जाता है। जो आरजेज हैं, आप मैं जबान को लेके बात करना चाहूंगा कि जो जबान एक वक्त में थी और जो जबान अभी है, डू यू सी इस एज ए नेचुरल प्रोग्रेशन की भाई ठीक है लोग वही सुनना चाहते हैं तो आप जबान बोले, जो जोक्स हैं, जो बिलो द बेल्ट लाइंस हैं, वो हाउ डू यू फील व्हेन यू लिसन टू इट, इफ यू लिसन टू इट एवर, अ, कि यार हमारा भी था जमाना और अब क्या है? तो हम हमेशा ये कहेंगे हमारा भी था ज़माना और वो ज़माना वापस नहीं आएगा। हमारे उस दौर के बहुत सारे जो अब दोस्त हैं जी। हमारे, जो कुछ है रेडियो में, कुछ नहीं है। तो हम लोग अब भी कभी बैठते हैं तो ज़िक्र वही होता है कि अब रेडियो वो नहीं रहा। ओके, उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ज़बान की जहाँ तक आपने बात करी, मतलब मेरा तो खून खौलता है, वो दिमाग फट जाता है जब गलत तलफ़ुज़ या गलत लहजा होता है, और कंटेंट भी कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। मेरे मेरे पूरे रेडियो करियर कर लीजिए, कहीं पर भी ऑडियंस को कभी तुम से मुखातिब नहीं हुए। आप। वो हमेशा आप, चाहे वो छोटा बच्चा भी अगर है मुझसे बात कर रहा है तो वो आप ही है मेरे लिए। वो ओल्ड स्कूल कह लीजिए, नए ज़माने में अब तुम और तू भी आ गए हैं और लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। सुनने वाले भी शायद वही ज़बान से वाकिफ़ हैं और बोलने वाले भी बट वही ज़बान, बट इट हिट्स मी व्हेन एज़ एन ओल्ड टाइमर इन रेडियो। so the point I was trying to make is when you were there on radio, around that time in television, MTV had come, या roadies had come, and that was the beginning of the language ब्रेकिंग ऑफ द बैरियर breaking ऑफ of the barrier, right? तमीज़ का बैरियर तमीज का टूट। बैरियर की जी, मतलब गालियां भी चल रही हैं, कुछ भी वहां शुरू हुआ था। जी। और आई थिंक दे वर टेस्टिंग वाटर्स हुँ, कि हम जाएं कहाँ, हुँ, ये रास्ता पकड़ लें, हाँ चल गया, लोगों को गालियां पसंद आ रही हैं। हुँ। तो रेडियो फिर भी संभला हुआ था, रेडियो मेरे ख्याल से 2010-12 तक भी संभला रहा है, करेक्ट। क्योंकि जो पुराने जो मतलब नो पॉइंट नेमिंग देम, बट देयर आर पीपल यू नो योर कंटेम्पररीज जो फिल्मी किस्से सुनाते थे और बड़े बड़े आरजेस थे, सब बड़े फेमस लोग थे, सब लोग, दे वर नॉट अनोनिमस, आप अनोनिमस थे, हुँ, पर उनकी भी जो जबान थी वो बहुत शानदार जबान थी। आप अगर एक किस्सा सुना रहे हैं हुँ। और आप वो जो कहानी बता रहे हैं, उस कहानी में जो आप अल्फाज यूज कर रहे हैं, जो आप जिस तरह से आपकी किस्सा गोई है, वो बड़ी शानदार और अच्छी अच्छी बिल्कुल, जबान में बिल्कुल। थी। उसके बाद सब तू तड़ाक वाला मामला आया, तो रेडियो में लेट आया। हुँ। मेरा ये मानना है कि करप्शन थोड़ा लेट आया, पर जो आया तो फिर अब अब जाने का नाम नहीं ले रहे। नहीं ले रहा है। उसकी उसकी वजह ये है अगेन, देखिए जब हम लोग ने रेडियो शुरू करा था उस टाइम, एंड इफ आई मे से वेरी फ्रैंकली, मार्केटिंग और सेल्स वालों का इतना इंटरफेरेंस नहीं था। क्रिएटिव लोग थे जो रेडियो जिन्होंने शुरू किया, जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे, उनको एक जुनून, एक पैशन था। तो रेडियो वाज व्हेन वी स्टार्टेड, मतलब अब वो प्राचीन काल समझ लीजिए उसको, हाँ, प्राचीन काल हो गया वो। तो जब हमने शुरू किया था वो एक जुनून और पैशन के तहत शुरू हुआ था, और उसमें मॉनेटरी रिटर्न्स पे इतनी तवज्जो नहीं थी। ये था कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हाँ, चाहे अच्छा वो करेंगे। मज़ाहिया शो भी हाँ, हो, हाँ। मतलब सैटारिकल हो, फुल कॉमेडी हो, एक लिहाज़ था, ज़बान का भी था, कंटेंट का भी लिहाज़ था, और ऑडियंस उसको कंज़्यूम करती थी। अब उसके बाद फिर यहाँ लेटर ऑन शुरू हुआ, जिस तरह से लोग ऑडियंस को, लिसनर्स को एड्रेस करने लगे, तो वो कंजम्पशन का अपना एक नीश ऑडियंस है। ओके, और अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं चैनल चेंज कर रहा हूँ, बताओ। मुझे नहीं पसंद आ रहा है, मैं रेडियो बंद कर रहा हूँ, तो कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। उनका जो ऑडियंस है, उनका जो रिसर्च कहता है कि भाई हाँ, ये मेरा शो जिसमें ये आरजे इस तरह से बात करता है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, अब इसको ऐसी ही बात करनी है या इसको इसी तरह से करना है, और हम इसमें कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। इनफैक्ट टेकिंग फ्रॉम द सेम थिंग इवन इन द राइटिंग। ओके, शुरू में जब अगर आप एंकर बेस्ड शोज देखिए तो दे यूज्ड टू बी, चाहे वो बहुत अब अगर आप वो पुराने क्लिप्स उठाइए तो बहुत मैकेनिकल लग रहा है कि वो एक पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब अगर आप कुछ अच्छा लिख भी देते हैं तो जो आर्टिस्ट जो मेरी लाइन पढ़ रहा है वो बोलेगा यार ये ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा। पहले ओके, उसको समझ में आ जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। वो फैक्टर, हाँ, मतलब कहना वही चाह रहे हाँ, हैं, हाँ। पर ये होता है यार ये थोड़ा हैवी ड्यूटी हो जाएगा, इसको थोड़ा कोलोकियल वर्ड में करते, कोलोकियल वर्डिंग करते हैं। अब कोलोकियल वर्डिंग कर दी जाती है, लेकिन कभी कभी यू बीइंग अ राइटर योरसेल्फ, यू बीइंग समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री योरसेल्फ, देयर आर टाइम्स जब वो एक लफ्ज वहां पर वो ही फिट होगा, कुछ आप कर देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल इफेक्ट है उस सीन का, उस लाइन का, उस वर्ड का, वो ट्वीक करने से नहीं आएगा। दैट इज द
तो वो इज इट द, बट आई एम जस्ट सेइंग इट वेरी ब्लंटली कि ये मुझे लगता है कि ये थोड़ी कामचोरी वाली बात भी है ना, कि अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं मेहनत कर लूँ थोड़ी सी। जो पहले कोई भी आदमी, चाहे वो न्यूज़ एंकर, अब तो मेहनत तो खैर अब टेलीविजन फील्ड में, पहले तो न्यूज़ रिपोर्टर और एंकर भी मेहनत करते थे शो से बहुत पहले, तैयारी होती थी। अभी तो सब टेलीप्रॉम्प्टर पे है, टेलीप्रॉम्प्टर पे कुछ तो वो करना नहीं। खुद लिखते थे अपने लिंक्स। वो जमाना था जब वो खुद लिखते थे कि यार मैंने कहानी पढ़ी, ये वीडियो देखा, इसके बारे में मैं क्या बोलूंगा, वो खुद लिखते थे, वो अप्रूव होता था वगैरह वगैरह। तो कामचोरी भी है कहीं पे कि जिस वजह से जबान उतनी की, देखिए फ्लारी नहीं है जबान किसी भी फील्ड में। अब हम जो बात कर रहे हैं, अब कोई उपमाएं नहीं देता, मुहावरे नहीं होते। मुहावरे नहीं होते, कोई मिसाल नहीं देता किसी तरह की, सीधे बोलता है। अभी मैं आपको एक मिसाल दूं, कामचोरी तो है ही, ज़बान वो थोड़ी सी एक साइड ट्रैक पे चली गई। नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ा OTT सीरीज़ आया था जिसमें उर्दू वाज सपोज टू बी द मेजर लैंग्वेज। एक दो को छोड़कर उसमें किसी का भी तलफ़ुज़ अच्छा नहीं था। एंड व्हेन यू आर माउंटिंग सच अ ह्यूज सीरीज़ एंड यू आर माउंटिंग ऑन, जो कैनवस इतना बड़ा है जहाँ पर आप सेट्स पे, कास्ट पे, लुक्स पे इतना खर्च कर रहे हैं, एक डिक्शन ट्यूटर अगर आप सेट पे बुला लें, थोड़ी सी मेहनत रीडिंग में अगर शीन actors काफ करें, दुरुस्त कर लिया बेसिकली। शीन काफ दुरुस्त करिए, और मतलब अगर आप जिंदगी को जिंदगी बोल रहे हैं जरूरत बोल रहे हैं और जलील भाई को जलील भाई बोल रहे हैं, तो वहाँ पर अब जलील कर रहे हैं सबको। हाँ, तो वो चीज़ मे बी हम लोग यार 70-72 के पैदाइश है, उस ज़माने में मारपीट के उर्दू भी सिखाई जाती है, नहीं भी सिखाई जाए तो लखनऊ वालों की घुट्टी में उर्दू रहती है। इनफैक्ट हमारे लखनऊ में अब भी अगर आप निकल जाएं चौक की गलियों में, तो वो जो लाला बैठे हैं ज्वेलर्स, ओके, उनसे आप बात करेंगे ना, आप वहाँ पर बेहोश हो जाएंगे कि इतनी अच्छी उर्दू वो कैसे नहीं, हम तो वहीं से आए वो हैं। उनकी मैं ऑडियंस के लिए अपने बोल रहा हूँ कि ये वहाँ की घुट्टी में रहते हैं। तो समवेयर यहाँ पर भी अक्सर, अब मेरी बेटी नए ज़माने की है, जहाँ उसका तलफ़ुज़ अगर गलत होता है तो उसको खाली आँख दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। अब वो माशाल्लाह 23 साल की हो गई है, एंड इमीडिएटली शी करेक्ट्स। तो शी नोज हाउ व्हाट इज़ द करेक्ट दिस थिंग, बट वो फ्लो में जा रहा है। तो दैट सेम थिंग हैपेंस हियर, फ्लो में जा रहा है, तो जैसा चल रहा है वैसा बोल दिया है। और इवन सीनियर एक्टर्स, मेरे तो इधर एक डिक्शन स्कूल खोले ख़ास हमारी हिंदी सिनेमा के लिए। आई हैव दिस थिंग, कोई इफ एनीबडी इज़ देयर who wants to do it, who's passionate enough कि भाई लैंग्वेज सही होनी चाहिए। एंड इट्स नॉट जस्ट उर्दू और हिंदी, कोई भी ज़बान में नहीं, अगर आपका सही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा मैं आपने लगान देखी थी, मैं नाम लेके बात, लगान में KP सक्सेना थे, पर फिर भी वो जो ट्वीकिंग थी, तो वहाँ कहीं अवधि की ट्वीकिंग जो की गई है, तो वो बहुत गड़बड़ ट्वीकिंग हुई है। KP सक्सेना साहब वहाँ नहीं होंगे जिसने बोला, वहाँ पर उन्होंने डायलॉग लिख के भेज दिए। KP सक्सेना साहब की पोएट्री और उनके आर्टिकल्स पढ़ के तो हमने डिबेटिंग एलोक्यूशन स्कूल में सीखा है। बिल्कुल। तो उन्होंने तो लिख के भेजा, फिर जब ट्वीकिंग हुई तो वो अवधि रही नहीं। हाँ। वो कुछ और ही निकल गया। हाँ। अवधि भोजपुरी के मिक्स में कुछ क्रॉस ब्रीड टाइप का कुछ निकला। वो बिकॉज जो एक्टर्स थे उनको उस जबान से कुछ लेना देना है नहीं, तो डायलॉग में जिस तरह का लिखा हुआ है और बस वो बोलना है। फोनेटिक्स खाली सीख लिए हैं, लेकिन वो फोनेटिक्स भी करेक्ट उसमें एक्सप्रेस नहीं होते। सो दैट इज समथिंग विच आई थिंक जब आप जबान की प्योरिटी रखेंगे, चाहे आप मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, आई एम नॉट सेइंग गो बैक टू द लैंग्वेज ऑफ 60s एंड 70s और जिस तरह से, एंड इट्स नॉट जस्ट हिंदी उर्दू, एनी अंग्रेजी भी, कोई भी अंग्रेजी हो, मराठी, गुजराती हो, आप गलत बोल रहे हैं तो वो, जब हमने शुरू में मराठी बोलना सीखी 2 साल में, आई स्टार्टेड स्पीकिंग लिटिल बिट, तो मुझे मेरे ऊपर बहुत लोग हंसते थे, मैंने कुछ और बोल दिया, कुछ और उसका। हाँ, तो पीपल यूज्ड टू लाफ, बट आई नेवर यूज्ड टू फील बैड कि वो मुझे करेक्ट कर रहे हैं, एंड आई लर्नड दैट वे। अभी भी मिस्टेक्स होती हैं। द फर्स्ट अल्फाबेट दैट आई वाज pronounced wrongly was z, which is written as झ। ये हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट का झ है, झंडे वाला झ है, यहाँ पर वो प्रोनाउंसिएशन ज है। तो मैं तो झ बोलना, मैं तो पढ़ के मेहनत करके सीख रहा था, मैंने कहा झ, झ नहीं होता है, ज है। तो वो you work at it ना, you work at the language, you try to learn new words. So I had this thing, तो अभी मतलब जैसे होता है, टूटी फूटी पंजाबी भी 8 साल पंजाबियों के साथ हॉस्टल में रहे, तो उनसे सीखा। तो अब जो पंजाबी गाने होते हैं जो सुनते, जो ठेठ पंजाबी में लिखे हुए हैं पुराने वाले, जब आप सुनिए और थोड़ा बहुत समझ में आता है, वाह 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 क्या पोएट्री है, क्या है। तो जबान का प्योरिटी, जो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, लोग डाइग्रेस हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा पैशनेट हो जाते हैं बातें करते। हमारे पास हाँ क्या, तो
खासकर हम अपने आप को हिंदी सिनेमा कहते हैं, बॉलीवुड नाम ही खैर मिसनॉमर है, हिंदी सिनेमा है कोई भी ज़बान की अगर प्योरिटी नहीं है, अगर आप कसम को कसम बोल रहे हैं और खाकी को खाकी बोल रहे हैं, तो वहाँ पर शायद अभी 80% लोगों को उससे फ़र्क नहीं पड़ता जैसे है। मुझे मुझे हर बार जो आ गया, जब मैं यहाँ पे था तो मैं लोगों को बोलता था कि मुझे समझता नहीं है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। अब इतना पर सारा वो क्यों बोले? पर वो फिल्मों में आ गया डायलॉग कि मुझे समझता नहीं है। मुझे तो एक पूरी जनरेशन के टाइम पर जब ये सब चीज़ें होती थी और मेहनत होती थी, तब गूगल एक्टिव नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, आदमी ज़्यादा स्मार्ट था, फ़ोन बात करने के लिए होता था। करेक्ट। फिर स्मार्टफोन आया और स्मार्टफोन ने कहा कि हर चीज़ का ट्रांसलेशन है, सब कुछ आपकी मुट्ठी में है, आप चाहें तो। जी। तो लोगों ने कहा कि पढ़ के क्या करेंगे, जब जानना होगा तो कर लेंगे। हालांकि जब जानना होता है वो करते नहीं हैं। ये भी मुझे ऐसा लगता है एक रीज़न है। आप चूंकि रेगुलर काम कर रहे हैं मुंबई में, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि ओवर डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो ब्रॉट डाउन द फ्लेवर ऑफ लैंग्वेज? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब जो आपने ट्रांसलेशन की बात करी, तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो गया। कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा उसको देखेंगे कि यहाँ ग्रामर करेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये लफ्ज़ सही नहीं है, इसको सही कर ले। कुछ लोग बस डायरेक्ट, अब हो गया काम ना, ट्रांसलेट कर दिया, वो कर दो, बाद में वो एक्टर है या होस्ट है, वो देखेगा, उसको सही नहीं लगेगा, वो अपने हिसाब से ट्विक कर लेगा। इट कीप्स ऑन, वो डेलीगेशन ऑफ वर्क हो जाता है। हम लोग के ज़माने में हमने जब टेलीविज़न शुरू में लिखा, हाथ से भी लिखा है। अब तो कंप्यूटर पे रोमन में हम भी टाइप करते हैं, हाँ, हाँ, वी आर पार्ट ऑफ द वी आर द कल्प्रिट्स, पार्ट ऑफ द क्राइम दैट इज हैपनिंग। तो बगदाद और भगदड़ में बहुत फर्क होता नहीं था हाँ तब। हाँ, तो वो उस वक्त हाथ से लिखते थे, हाँ जी, हिंदी में देवनागरी में लिख लिख के डायलॉग्स, वो पूरी रात लिख के जी। एक पूरी स्क्रिप्ट का वो सुबह आता था स्पॉट बॉय कलेक्ट करने और सेट्स पे जाता था। तो बात यहाँ पर यही आ जाती है कि लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो, ओके, जो भी ज़बान आ रही है, और वही चीज़ रिपीट भी हो रही है, और वही चीज़ बिक रही है, तो बेच रहे हैं लोग। इनफैक्ट एक बहुत बड़े राइटर का एक बार हमने रेडियो पे इंटरव्यू लिया था, और उसे बोला था कि आपको अफसोस नहीं होता है कि ये ज़बान कहाँ पहुँच गई है, आप तो इस ज़बान के खैर खा एक पिलर रहे। तो उनका भी एक वो मायूसी कम कॉम्प्रोमाइज़ भरा जवाब था कि अब जो बिक रहा है वो चल रहा है, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि लोगों को अच्छा कुछ दें, लेकिन अब दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग सोल्ड। एंड जब आप एक हैवी ड्यूटी डायलॉग प्रोमो में देख रहे हैं और बाकी चीज़ वो साइडलाइन हो जाती है, उसने गलत बोला, वो आप सुना नहीं है आपने, उसका तलफ़ुज़ एकदम सही नहीं था, वो सुना नहीं आपने, लेकिन वो इम्पैक्ट जो ढैंग 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 म्यूज़िक, फिर इधर से लूप शॉट आया, फिर वो करा, तो कहीं पर अब वो हम जैसे जो पागल लोग हैं, उनको वो ढैंग ढैंग से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, विजुअल इफेक्ट से फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसने गलत बोला, एंड दैट थिंग लिंगर्स इन देयर। आई थिंक वही बात म्यूजिक में भी हुई ना। आप चूंकि गाते भी हैं, और मुझे लगा कि वही बात म्यूजिक में भी हुई कि पहले गाना लिखा जाता था और उस पर म्यूजिक बनता था। फिर धीरे धीरे वो वक्त आया कि म्यूजिक बनने लगा और म्यूजिक पर लफ्ज बिठाए जाने लगे कि भाई ये शब्द बिठा दो, मीटर में डाल दो, किसी तरह कुछ भी लिख दो। फिर ये आगे यार लिख देंगे कुछ भी। अब तो देयरफॉर द क्वालिटी ऑफ साउंड, द वर्ड्स हैज गॉन वेरी डाउन। इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू ब्रॉट अप। इवन जब वो ज़माना था स्टॉलवर्ड्स के ज़माने में कि धुन बनाइए, चलो लिखो, हाँ, तो उसमें झगड़े होते झगड़े होते थे थे। शायर और कंपोज़र के बीच में, और शायर भी वो खाली तुकबंदी नहीं करता था। एक दो बार मुझे भी जब गाने लिखने के ऑफ़र आए, या मेरे कुछ दोस्त हैं जो इंडस्ट्री में, जिनसे बोला कि यार लिख भी लेते हैं और अच्छा लिख लेते हैं, ज़रा हमसे भी गाना लिखवा दो, कोई एक अच्छी हुक लाइन लेकर आओ, फिर आगे बात करेंगे। तो अभी गानों में हुक लाइन मैटर करती है। एक ज़माने में गानों में इमोशंस मैटर करते थे, रोमांस मैटर करता था, ज़बान का खेल मैटर करता। अभी अगर हुक लाइन अच्छी है तो ये गाना चलेगा, और फिर इसके ऊपर हम कुछ धुन बनाएंगे। एक, वैसे तो इंटरव्यू आपका, लेकिन एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। बताइए, मतलब वी आर लर्निंग। तो ये उससे भी पहले की बात है कि एक अबरार साहब से बात हो रही थी, अबरार अलवी साहब से, जब वो थे तो बात निकली, गुरुदत्त पे बात हुई, साहिर साहब पे बात हुई वगैरह। तो अबरार साहब ने बोला कि यार शायर आजम जो आपके थे, उन्होंने जो गाना लिखा, अबरार साहब हॉस्पिटल में थे शायद उस वक्त जब ये गाना लिखा गया और रिकॉर्ड हुआ कि महलों की तख्तों की ताजों की दुनिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने वापस आके झगड़ा किया इस पे कि राजे रजवाड़े तो है नहीं, ये जो लिरिक्स लिखी गई है कि महल तक ताज, ये कैसे है। तो फिर उन्होंने पूरा किस्सा बताया हमें कि फिर उन्होंने कहा मैंने सीन लिखा जिसमें वो लफ्ज लाए, जिसमें वो शब्द डायलॉग में थे कि
नहीं चाहिए महल ये वो, तो उसके बाद वो गाना शुरू हुआ, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए इतनी मेहनत की गई, एक एक्स्ट्रा सीन लिखा गया जो शूट किया गया कि ये अगर लिख गया और रिकॉर्ड हो गया है तो उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, जी रादर देन कमिंग टू 30 years 40 years लेटर कि यार गाना डाल देंगे, कुछ आइटम नंबर बनाओ, तुम डाल देंगे बीच में कहीं से भी डालना है। अब यू बीइंग पार्ट ऑफ द थिंग कि अब गाने के लिरिसिस्ट कई सारे हैं, जी। 2-4 अच्छे हैं, अच्छे कह लीजिए जो टॉप है, बाकी जो कमर्शियल एक्सपेंडिचर होता है, गाने की माउंटिंग पे ज़्यादा खर्चा है, हाँ। ओके, लिरिक्स के ऊपर तवज्जो ही नहीं, हाँ कहीं तुकबंदी हो रही है, हाँ, नॉट हर गाना नहीं लेकिन ज़्यादातर में तुकबंदी हो रही है, वो कैची एक अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स आ रहे हैं बीच में जो कैची हैं, हाँ। इन्फेक्शियस सा एक रिदम और ग्रूव बना दिया है, और फिर उसके बाद जब हम फिल्माएंगे तो वो फिल्माने गाने के फिल्मांकन पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, गाने के विजुअल इफेक्ट्स पे ज़्यादा खर्चा सोल हो रहा नहीं है। सोल कहाँ है, सोल जो लेकिन जो सोल वाले भी मेरे कई वो कहते हैं कि चाहिए ही नहीं। यार मतलब अब चाहिए, मार्केट को नहीं चाहिए तो हम कहाँ से हम लिखेंगे, वो कागज में वो बंद पड़ा रहेगा, कोई सुनना नहीं चाहता है, बिकॉज जो आप परोस रहे हैं वो लोग खा रहे हैं, और जो खाने के ऐसे आदी हो गए, आप कुछ अच्छा परोसना भी कोशिश करें, वो फास्ट फूड के सब आदी हो गए, आप कुछ अच्छा मसाले वाला या वो 12 घंटे पका हुआ, जो हमारे बिरयानी भी बन रही है दम लगा के, तो उसमें टाइम लगता है सर, ना। हमारे यहाँ गाजर का हलवा भी जब लखनऊ हाँ, में तो बनता था, धीमी आंच रात पे। भर घोटा जाता हाँ, था, धीमी आंच पे। हम लोग उस टाइम बच्चे थे तो वो रात भर घोटते थे तब जाके वो सुबह हाँ। अब तो प्रेशर कुकर में बना 2 घंटे में करा तो मज़ा नहीं है, तो अब लोगों को मज़ा उसका आता है, तो अब नया भी बनाएंगे वो उस तरह का बना के देंगे तो उनको नहीं मजा आएगा। हाँ, इट्स हाउ द टेस्ट चेंज। लखनऊ छोड़े हुए काफी वक्त हो गया। जाते रहते हैं, वो छोड़ा नहीं जाता है, जैसे हमने शुरू में भी कहा था कि रगों में है और अम्मा हमारी वहीं है, तो साल में चक्कर लगते रहते हैं। अब तो एक ज़माने में था कि पुष्पक एक्सप्रेस लेके यहाँ से 26 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो अब जब पुष्पक के बाद वो कुर्ला वाली ट्रेन भी शुरू हुई थी ना, वो जो कुशीनगर वाली। तो वो तो पुष्पक में अपर बर्थ लेके एक किताब लेके, हाँ बस सो जाते थे उस ज़माने में। वो भी अलग दौर था, अब भी अलग दौर है, पर मज़ा लखनऊ मिस तो होता ही है। लेकिन आप लखनऊ से हैं, अगर वक्त है तो 2 मिनट उसकी भी बुराई कर लें कि अब जो नए ज़माने का लखनऊ है वो हमारे ज़माने का नहीं रहा जी। एंड वो एक चीज़ थोड़ी सी चुभती है कि जो नए जनरेशन है, वो हम कहने को आप कहीं रैंडम बात करें, यार लखनऊ से है, तहजीब का शहर, नवाबों का शहर, अब तहजीब भी कहीं कहीं नहीं, देखिए वो अभी एक कहानी हम शो करते थे लखनऊ नामा नाम से, उसमें हमने लखनऊ की ज़बान पर एक एपिसोड किया था, वो एक तुकबंदी के अंदाज में कर रहे थे, तो उसमें एक लाइन हमने लिख दी और वो लिखी गई उस वक्त कि शहर जब बड़ा होता है तो सबसे पहले अपनी ज़बान खोता है। बिल्कुल। तो वो लखनऊ की कहानी नहीं है, वो हर जगह की कहानी है। अब अगर आप फैलेंगे तो फिर बाहर के लोग आएंगे तो वो अपना कल्चर, अपनी ज़बान लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर कहीं ना कहीं कुछ करप्शन आएगा, आपकी नज़र में वो इम्प्योर हैं पर वो अपनी एक ज़बान लेके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अगर कोई ईस्टर्न यूपी से भोजपुरी लेके आया है और अपने एक लेके, तो फिर वो अगर आपके पास आ गया तो कहीं ना कहीं ये प्योरिटी जो आपकी है या इनकी जो प्योरिटी है वो तो नहीं रहेगी। लखनऊ की ज़बान में मिल बेकरी। हाँ, तो मिल बेकरी होगा, तो फिर तो वही पुराने लखनऊ में, लेकिन अभी भी कुछ गलियों कुछ उसमें लोगों में लखनऊ में इवन नए लखनऊ में, जिसको आप, मैं गोमती नगर में रहता हूँ और जुनैद भाई गोमती नगर को भी लखनऊ समझते नहीं है, तो पर हमारे बचपन में बन गया था, मतलब समझ लेते। हाँ, इसके आगे ना ले जाइए। हाँ, ठीक। 12 तक न ले जा, चिनट तो दूर हुआ करता था। तो वो फर्क है अभी भी कि आप किसी दुकान पर जाएंगे तो 2 तरह के लोग मिलेंगे, या तो जैसे आपने बताया कि चौक के लाला जी की तरह होंगे जो आपको बैठा के आराम से तमीज, बैठिए आप पानी पीजिएगा और वो सब तमीज है, और एक वो भी होगा कि लेना लो नहीं तो आगे बढ़ो टाइप का, तो वो आ गया है उसमें। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, वो आ गया है और ठीक है, आ गया तो ब्लेंडेड इनटू द। एक बातचीत बड़ी अच्छी रही जुनैद, बात खत्म करने से पहले, कि अगर एक बार आपकी पुरानी लव गुरु की आवाज में अगर आप आपको पता है मैंने कितने हाँ, मुझे मुश्किल पता से इस गले को संभाल के रखा है इतनी देर जी, तो फिर भी, लेकिन इसरार पे इनकार नहीं होता है जी। आई डोंट नो वो आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी, बस चलते चलते। इस वक्त आप सुन रहे हैं अपनी रातों के हम सफ़र लव गुरु को, हिंदुस्तान के 16 शहरों में आपकी रातों का हम सफ़र, जो सुनता है आपके दिल की आवाज़ और फिर देता है वो जवाब जो आपके दिल पर, आपके दिल के ज़ख्मों पर मरहम रखने की कोशिश करे। क्या बात है, थैंक यू सो मच।
Pleasure Pleasure all talking to you. mine. बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा आया।